जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक जो कि किसी भी एग्जामिनेशन की प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो उनके क्या क्या जो आर्टिकल्स हैं उनके क्या नाम है और वो किस कौन से प्रोविजंस को बताते हैं, जो कि हर एग्जामिनेशन में एक दो तीन चार पाँच क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं, जो जिस तरीके का एग्जामिनेशन रहता है। तो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो स्पेशली है प्रीलिम्स के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। तो इसमें है क्या, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स और वो कौन से टॉपिक से डील करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 1 और जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स हम वही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 1 में। जैसा कि हमारे देश का नाम भारत है, इसमें इतने राज्य हैं, इन राज्यों का नाम ये है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ये सारे नाम किस में दिए हैं? आर्टिकल 1 में दिए हैं। किस में दिए हैं? आर्टिकल 1 में दिए हैं। और आर्टिकल 3 किसको हैंडल करता है? आर्टिकल 3 हैंडल करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के प्रोविजंस को, कि फॉर्मेशन कैसे होगा, अल्टरेशन, एरिया का अल्टरेशन, जैसे बिहार से हट के झारखंड बन गया, उत्तर प्रदेश से हट के उत्तराखंड बना लिया गया ना। तो ये सब यही आर्टिकल 3 में इन सारी चीज़ों के प्रोविजंस दिए गए हैं कि एरियाज और बाउंड्री को अगर वो मैनेज करना है और नाम को अगर मैनेज करना है, जैसे किसी स्टेट का नाम बदल के, कुछ है ना, बंगाल का बदल के कलकत्ता का बदल के कोलकाता का बदल के कलकत्ता कर दिया गया, तो ओडिशा का बदल के ओडिशा कर दिया गया, पौंडीचेरी का बदल के पुडुचेरी कर दिया गया। तो ये सारे नाम जो चेंज होते हैं वो यही आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ही होते हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। आर्टिकल 16 इक्वलिटी बिफोर अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अलॉट करेगी उसमें इक्वालिटी रहनी चाहिए। ये नहीं कि किसी प्राइवेट कंपनी में जाके हम करने लगेंगे, तो उसमें भी इक्वालिटी रहनी चाहिए, लेकिन ये ज़्यादातर जरूरी है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें ये जो प्रोविजन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ज़्यादा मायने रखता है। नेक्स्ट प्रोविजन है आर्टिकल 17 एबोलिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है, लेकिन जब हम लोग फंडामेंटल राइट देखेंगे ना तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, कि अनटचेबिलिटी भी एक लेवल तक एबॉलिश की गई है। सारी अनटचेबिलिटी, अब जैसे किसी भी चीज़ को आप अनटचेबल करके उस पर फिर झंडा नहीं लहरा सकते, है ना। तो उसका उसके जो क्या कहते हैं कि डीप डिस्कशन है वो हम फंडामेंटल वाले चैप्टर में करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए चलते हैं। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स ऑफ, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है बेसिकली। इसमें आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है? किस फ्रीडम को डोनेट करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच को डोनेट करता है। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 पे क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, की आपकी पर्सनल लिबर्टी जितनी भी है, आपकी क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल व्यक्तिगत स्वतंत्रता जितनी भी है, कि जितना भी हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, नहीं खाएंगे, मतलब अच्छे वातावरण में रहेंगे, नहीं रहेंगे, हम ये प्रोफेशन लेंगे, हम वो प्रोफेशन लेंगे, जितनी भी पर्सनल लिबर्टी है वो सब मिलती है हमें हमारे आर्टिकल 21 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब जिंदा रहने के लिए अगर जो सबसे जरूरी चीज़ है तो वो आर्टिकल 21 ही है, कि इसमें आपकी सारी लिबर्टी आ जाती है, सारी पर्सनल लिबर्टी आ जाती है। उसके बाद आता है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जिसमें हमें मिलता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में क्या देता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस एंड द फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड द प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। बेसिकली यही है कि अपने रिलीजन को आप फ्रीली प्रोपगेट कर सकें, उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकें। कि अगर किसी को आरती करनी है, आरती कह ले, नमाज कहना है, नमाज कर ले। ये फ्रीडम कहाँ से मिलता है? यह फ्रीडम मिलता है आर्टिकल 25 से। कि अगर हम टीका लगा के कहीं जाना चाहते हैं, या अगर हम कहीं क्या मौली धागा बांध के जाना चाहते हैं, या हम कभी कहीं बुर्खा पहन के जाना चाहते हैं, या हम कहीं जो वो हैं सिख हैं भाई हैं हमारे जो सिख भाई हैं, वो अगर पगड़ी पहन के कहीं जाना चाहते हैं तो वो सारे फ्रीडम, वो सारे प्रैक्टिसेस करने का हमें आर्टिकल 25 से ही मिलता है राइट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आर्टिकल 30
राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि माइनॉरिटी को ये राइट देता है, माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उनको ये राइट देता है कि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि आर्टिकल 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32 इसमें क्या बताता है? रेमेडीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग रीट्स, की आर्टिकल 32 के रेमेडीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो जो रेमेडीज दी जाएगी, रेमेडीज दी जाएगी वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो मैं किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जाऊंगी उसमें कोर्ट में? तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जाऊंगी, जो कि मेरी जो वायलेट हो रही होगी फंडामेंटल राइट उसके लिए रेमेडीज करेगा। और वो रेमेडीज किस के थ्रू होती है? वो होती है रीट्स के थ्रू। रीट्स होते हैं 5 तरीके के, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए आर्टिकल 40 में क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम आया है एग्जामिनेशन में। विलेज ऑफ पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में है। उसके बाद आर्टिकल 44, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट में टॉपिक चल रहा है, इसको जरूर याद करके रखिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, ये चलता है हमारा आर्टिकल 14 में। फिर आर्टिकल 45 में क्या है? प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। ओके, तो बेसिकली यही है कि आर्टिकल 45 में क्या बताता है कि प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, कि अर्ली चाइल्डहुड केयर का जो प्रोविजन है वो हमें आर्टिकल 45 से मिलता है। ये डीपीएसपी का भाग है, हमें पता है ना। और जो बच्चे हैं उनको मतलब 6 साल से नीचे तक का एजुकेशन का भी प्रोविजन करता है। जैसे चाइल्ड केयर में क्या हो गया कि अगर जो वर्किंग वुमेन है इनको जो ऑफिस में काम कर रही है उसमें क्रैच मिले और कुछ ऐसा सिस्टम मिले जिससे कि वो अपने बच्चों का केयर कर पाए बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी अपने लॉस के, पर्सनल लॉस के। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 46, प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। अदर वीकर सेक्शन को प्रमोट करने के लिए तो यही है कि ये क्या है? डीपीएसपी का पार्ट है, लेकिन ये लॉ बनाने में यूज किया गया है। तो डीपीएसपी के पार्ट को इस तरीके से यूज करते हैं, उसमें जो भी प्रोविजंस बताए गए हैं उसको हम यूज करते हैं लॉ बनाने के प्रोविजंस में। ओके, लॉ बनाने के लिए उसको हम ध्यान में रख के डीपीएसपी के पॉइंट को ध्यान में रख के लॉ बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 15, वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो आपको पता होगा कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कौन से आर्टिकल से डिफाइन होता है? आर्टिकल 15 से। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किस में है? आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 में फंडामेंटल राइट डीपीएसपी का पार्ट है। अब आ जाता है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो सब सोचता है अरे इंटरनेशनल की बात होगी, पता नहीं हमारे आर्टिकल में, हमारे संविधान में है कि नहीं है, बट हमारे संविधान का ही भाग है ना। 91वां भाग है 51 ये आर्टिकल है। उसके बाद आर्टिकल 51A में क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटी, बाद में जोड़ा गया था, हमने पढ़ा है पिछली क्लास में अपने। आगे चलते हैं आर्टिकल 72, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, प्रेसिडेंट का माफ करने की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 में। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 74 किस चीज को डोनेट करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट की। ये जो आर्टिकल 74 है ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो प्रेसिडेंट को एड देगी और एडवाइस देगी, है ना, मदद करेगी और उनको एडवाइस देगी। उसके बाद आर्टिकल 78 उसमें बताता है ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, कि ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो सारे इंफॉर्मेशन को दे किसको? प्रेसिडेंट को। उसके बाद चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है, 110 आर्टिकल जो कि है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, जो कि किसका डेफिनेशन बताता है? मनी बिल का डेफिनेशन बताता है। और जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ आप लोग वैसे ही बोल बोल के याद करिए, तभी याद होगा। इतना आसान नहीं है, या तो फिर लिखे आदमी इतना, है ना। तो चलो देखते हैं आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में क्या डेफिनेशन होता है? मनी बिल का डेफिनेशन होता है। आर्टिकल 112 उसमें एनुअल फिनांस स्टेटमेंट, बजट, एनुअल फिनांस स्टेटमेंट, बजट शब्द का यूज तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया नहीं गया है, तो एनुअल फिनांस स्टेटमेंट का यूज किया गया, जो कि आर्टिकल 112 में बताया जाता है। आर्टिकल 123 में क्या होता है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट
ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, फिर आर्टिकल 143 में क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। आर्टिकल 143 किससे रिलेटेड है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ओके, देन आर्टिकल 115, आर्टिकल 115 किसको बताता है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर को। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर किस आर्टिकल से डोनेट होता है, 155 से। 161 में क्या है, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। उसके बाद आर्टिकल 163, 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, 226 में क्या बताता है, 226 में क्या बताता है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। 226 आर्टिकल 226 में क्या बताता है, पावर ऑफ हाई कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। उसके बाद क्या है, सॉरी 239A में क्या है, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली के रिस्पेक्ट में स्पेशल प्रोविजन का जो बताया गया है, जो उसको क्या डिस्क्राइब किया गया है, वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 239A। 249 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट ऑफ अ मिनिस्टर मैटर इन स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, है ना, कि 249 आर्टिकल में क्या बताया गया कि पार्लियामेंट के पावर को बताया गया है कि वो स्टेट के किसी भी स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर को, किसी भी लॉ को लेजिस्लेट कर सकती है नेशनल इंटरेस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है 262, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द वाटर इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली, है ना। तो 262 में बेसिकली क्या है कि जो ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं वाटर डिस्प्यूट के लिए, उसके बारे में, या वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, इतना याद रखिएगा 262। उसके बाद 263, आर्टिकल 263 में क्या बताया गया, प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। उसके बाद आते हैं हम 275 ग्रांट फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन क्लासेस, ग्रांट फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट, सॉरी नॉट क्लासेस, सर्टेन स्टेट, है ना, कि यूनियन की तरफ से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके तरफ से कुछ स्टेट को जो सर्टेन ग्रांट किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद क्या आता है, आर्टिकल 280 में क्या है, फिनांस कमीशन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, फिनांस कमीशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 301, पर्सन नॉट टू बी डिप्रीव ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ, बेसिकली ये 301 क्या है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी है। क्या है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी है। उसके बाद 312 क्या है, ऑल इंडिया सर्विस है, वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम आया हुआ है। 315 क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट, नेक्स्ट पॉइंट है 223 से क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ट्रिब्यूनल है, बहुत इंपॉर्टेंट। 324 क्या है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि इलेक्शन कमीशन से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, तो आर्टिकल 324 रिलेटेड है। और कौन सा पार्ट रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन में, कमीशन से, तो 15वां भाग है, 15वां 15 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विथ इलेक्शन कमीशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 352 प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमिनेशन किस में होता है, 352 में। 352 में, 356 में क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल। क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, फेलियर, जब फेल हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट में, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल हो जाती है तो लगता है प्रेसिडेंट रूल। 360 में क्या है, फिनांस इमरजेंसी लगती है, फिनेंशियल इमरजेंसी। ये तीनों बेसिकली इमरजेंसी की बात किया है, 360, 356 और 352 ये इमरजेंसी है, जिसमें प्रेसिडेंट रूल है 356 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 368 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। 368 बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर पार्लियामेंट को है, ये कौन सा आर्टिकल बताता है, 368 आर्टिकल बताता है। तो हमने कंप्लीट कर ली आज अपना ये वाला पॉइंट कि कौन से आर्टिकल किसको डोनेट करते हैं, और जो जो पॉइंट मैंने कवर किए हैं, जो जो आर्टिकल मैंने कवर किए हैं, वो आप इतना विश्वास कर सकते हैं कि मल्टीपल टाइम एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर और बहुत सारे बुक्स को कंपाइल करके उनको पढ़ने के बाद उनमें से जो क्रक्स निकला है, उसके बाद मैंने इसको आप लोगों के सामने इसको पढ़ाया है। ओके, तो मैंने जो जो भी आर्टिकल पढ़ाया उसको जरूर याद रखिएगा। आप वैसे भी इसको अगर सुनते हैं, सिर्फ सुन भी रहे हैं, तो भी आपको ये याद हो जाएगी, और याद करने की कोशिश करिएगा उसी मेथड से जिस मेथड से मैं करती हूँ, या जो मेथड आपको
अच्छा लगे। आपके पास अगर इससे अच्छा कोई और मेथड है तो कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब शेड्यूल देख लेते हैं कि भारत में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं और उसमें कौन कौन से मैटर आते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है। हमें पता है हमारे पास 12 शेड्यूल हैं, तो पहले शेड्यूल में क्या आता है, नेम ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, एंड क्या आता है, नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज, है ना। तो नाम आता है बेसिकली पहले शेड्यूल में, सारे स्टेट यूनियन वगैरह जितने भी हैं सबका नाम आता है। दूसरे शेड्यूल में क्या आता है, दूसरे शेड्यूल में आता है कि जो अलाउंस होते हैं, जो प्रिविलेजेस होते हैं उसके बारे में बताया गया है। किसके प्रिविलेजेस, किसके अलाउंस आते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नर के, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के, उसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के, फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर स्टेट लेजिस्लेटिव के, फिर चेयरमैन ऑफ स्टेट, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन स्टेट लेजिस्लेटिव के, फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, जज ऑफ हाई कोर्ट के, एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के, है ना। इन सब लोगों के जो जो अलाउंस मिलती है, जो जो प्रिविलेजेस मिलती है, गाड़ी बंगला, ये सब चीज मिलता है ना, तो ये सब कहाँ पे मेंशन है, ये सब मेंशन है सेकंड शेड्यूल में। और आर्टिकल 59 ये सारे पार्ट दिए गए हैं जिसमें इन सब आर्टिकल में मेंशन है। लेकिन आप शेड्यूल याद रखिए कि शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है, ओथ, ओथ और अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन। थर्ड शेड्यूल क्या है, ओथ और अफर्मेशन के बारे में बताता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे मैच करने को दे देगा कि शेड्यूल 1 2 3 4 इसमें क्या क्या होता है, ओथ एंड अफर्मेशन, नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड नेम ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड द प्रिविलेजेस एंड क्या बोलते हैं उसको, प्रिविलेजेस एंड क्या बोलते हैं, अलाउंस वगैरह, है ना, ऐसे दे देता। फिर हमें याद नहीं रहेगा तो हम कैसे मैच कराएंगे, है ना। इसके लिए हमें ध्यान से देखने की जरूरत है। उसमें क्या है, अब ओथ और अफर्मेशन किसका, यूनियन मिनिस्टर का, कैंडिडेट कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, स्टेट मिनिस्टर का, ये जितने भी लोग हैं सब जितने ओथ लेते हैं उन सबका ओथ इसमें मेंशन है। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, राज्यसभा में जो सीट अलॉट होती है ना वो किस में मेंशन है, वो फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है और एग्जाम में बहुत बार आया है। ये 12 शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के ट्राइब्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल है वो आर्टिकल 5 में दिया गया है। बट आर्टिकल 6 में क्या दिया गया है, ये देखिए आर्टिकल 6 में दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। स्पेशली इसमें स्टेट के नाम दिए गए हैं, जबकि फिफ्थ शेड्यूल में स्टेट के नाम नहीं दिए गए हैं। तो अगर आ जाएगा कि शेड्यूल एरिया को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कौन सा अपना वो है, कौन से शेड्यूल में बताया गया है, तो शेड्यूल 5 में। अगर ये क्वेश्चन आता है कि शेड्यूल एरिया आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या किसी एक स्टेट का भी नाम दे दिया और बोल दिया कि इसको एडमिनिस्ट्रेट इस स्टेट के ट्राइबल एरिया को एडमिनिस्ट्रेट करने के बारे में कौन से शेड्यूल में बताया गया है, तो शेड्यूल 6 में बताया गया है। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल 7। इसमें डिवाइन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर किसमें, यूनियन और स्टेट में। कैसे, यूनियन लिस्ट से, स्टेट लिस्ट से एंड कॉन्करेंट लिस्ट से। ओके, यूनियन लिस्ट कंटेन करता है अभी फिलहाल कितने, 98 सब्जेक्ट, 98 सब्जेक्ट, जबकि ओरिजिनली करता था 97 सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट कितना कंटेन करता है, 59 सब्जेक्ट, ओरिजिनली करता था 56, कम हो गए हैं। एंड द कॉन्करेंट लिस्ट कितना कंटेन करता है, 52, जबकि ओरिजिनली करता था 47। ओरिजिनली कितना करता था, 47। एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में दिया गया है, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जो कुछ ऐसे लैंग्वेज है ना जिसको मान्यता दी गई है ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो उसके बारे में बताया गया है एट्थ शेड्यूल में, जिसमें कि इट हैड 14 लैंग्वेज बट प्रेजेंटली, ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थे, ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थे, लेकिन अभी फिलहाल 22 लैंग्वेज हैं। सीधा क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि कितने लैंग्वेज ओरिजिनली थे, कितने अभी हैं, तो 14-22 का रेशियो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो लैंग्वेज कौन कौन से हैं, असमीज है, बंगाली है, बोडो है, डोंगरी है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, है ना, इतने हैं। अब नेपाली का नाम सुन के कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेपाली तो कहाँ से आ गई हमारे इसमें, हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन आप लोग याद रखिए कि नेपाली भी है ना, नेपाली भी हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन है। आगे चलते हैं। सिंध जो लैंग्वेज है वो 21st अमेंडमेंट के द्वारा
ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था 71 अमेंडमेंट एक्ट के साथ। उसके बाद बोडो, डोंगरी और मैथिली, संथाली एडेड हुआ था 92वां अमेंडमेंट एक्ट 92nd अमेंडमेंट एक्ट में 2003 में। और ओडिया 96 अमेंडमेंट में हुआ था, 96 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2011 में हुआ था। तो अगर ऑप्शन में अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि हाल ही में कौन सी भाषा को अब 8th शेड्यूल में ऐड किया गया है, तो वो है ओडिया। वो क्या है? ओडिया। कौन से ईयर में? 2011 में। कौन से ईयर में? 2011 में। अमेंडमेंट इसके बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग ईयर याद रखिएगा और भाषा को याद रखिएगा। फिर 9th शेड्यूल आता है। तो ओरिजिनली तो हमारे पास 8 ही शेड्यूल थे। 9th क्या है? 9th है एडेड, ये अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है। तो एक्ट एंड रेगुलेशन डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिएशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को जब विनोबा भावे ने आंदोलन कर दिया ना, भूदान आंदोलन, और उसके बाद बहुत सारे प्रोविजंस बनाए जाने लगे और बहुत लोग अपनी जमीन देने लगे, तो उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। अच्छा, ये तो जमींदारी सिस्टम को एबोलिश करने के लिए किया ही गया। उसके बाद पार्लियामेंट डीलिंग विथ अदर मैटर, है ना, एंड पार्लियामेंट डीलिंग विथ अदर मैटर के साथ भी किया गया, जिसमें दिस शेड्यूल वाज एडेड फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 to protect the law including in it from judiciary scrutiny on the ground of violation of fundamental right। ओके, देखिए इसमें बेसिकली ये बात बताई गई है कि जो हमारा 9th शेड्यूल है ना, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट जो हुआ था, वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इससे क्या जुड़ा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो जुड़ा था 9th शेड्यूल। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इससे कि 9th शेड्यूल जुड़ा था। क्यों जुड़ा था? तो जमींदारी को एबोलिश करने के लिए जुड़ा था, जमींदारी सिस्टम को हटाने के लिए जुड़ा था। दूसरा, ये शेड्यूल को जोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोक्लेम किया गया कि जो भी प्रोविजंस 9th शेड्यूल में होंगे वो जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर होंगे, कि जो हमारी जुडिशरी है वो उसको रिव्यू नहीं कर सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ कि वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट का। इसको मतलब हमारी जो जुडिशरी है वो इसको स्क्रूटिनी नहीं कर सकती है। जो शेड्यूल है कि मतलब इसमें जो भी मैटर चला जाएगा उससे जुडिशरी से कोई मतलब नहीं है, उसको जुडिशरी कुछ भी ओवर पावर नहीं कर सकती। लेकिन अपनी जुडिशरी सबसे आगे है ना। तो 2007 में अपना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट लॉ इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24 1973 आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, है ना। कि 1724 अप्रैल 1773 से जो भी लॉज शेड्यूल 9 में जोड़े जाएंगे वो सारे जुडिशियल रिव्यू के साथ होंगे, है ना। उन सारे के लिए जुडिशियल रिव्यू ओपन किया जाएगा। अब ऐसी बात नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू होगा नहीं। उसके बाद 10th शेड्यूल क्या आता है? 10th शेड्यूल में प्रोविजन है बेसिकली किस चीज का? डिफेक्शन ऑफ लॉ, एंटी डिफेक्शन ऑफ लॉ, एंटी डिफेक्शन ऑफ लॉ, जो कि अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा जोड़ा गया था। 52nd अमेंडमेंट हुआ था इसके लिए, है ना। बेसिकली इसमें जो डिटेल है वो ये है कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, है ना, डिफेक्शन के थ्रू। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि डिफेक्शन या एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में दिया गया है? 10th शेड्यूल में दिया गया है। उसके बाद क्या आता है अपना 11th शेड्यूल। तो 11th शेड्यूल में हमें पता है पंचायती राज है, और 12th शेड्यूल में क्या है? म्युनिसिपैलिटीज है। क्या है? म्युनिसिपैलिटीज है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा है कि हम देखते हैं कि सोर्सेस क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये सारे पॉइंट ऐसे है ना कि प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए ये सब पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि फिर बताया नहीं जा सकता। इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ये जो मैं आप लोगों को आर्टिकल्स और ये जो एक्ट और पार्ट और ये जो सोर्स पढ़ा रही हूँ, शेड्यूल पढ़ा रही हूँ, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, और इसको ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया है? इससे क्या क्या अडॉप्ट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इससे अडॉप्ट किया गया है फंडामेंटल स्कीम, है ना। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का जो ऑफिस है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, ये सब कहाँ से लिया गया है? ये सब लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने पढ़ा है। ब्रिटिश
कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म, ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बाईकैमरलिज्म कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए से क्या लिया गया है? चलिए, यूएसए से क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट को हटाने वाली बात कहाँ से ली गई है? यूएस से। और फंडामेंटल राइट तो यूएस से। उसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो बेसिकली ये देखना है कि भाई यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हम इस समझने के हिसाब से कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसमें कि लोगों के बारे में ज़्यादा, पब्लिक के बारे में ज़्यादा सोचा गया है। उसमें फंडामेंटल राइट दे दिए गए, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट दे दिया गया, जुडिशरी को रिव्यू दे दिया गया, फिर प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोविजन कर दिया गया कि भाई हटाने का प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। उसके बाद रिमूव सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को कहाँ से रिमूव किए जाने का प्रावधान लिया गया है? कहाँ से? यूएस से लिया गया है। उसके बाद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? डीपीएसपी लिया गया है ना। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा एंड द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सब कहाँ से लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड द एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी प्रोविजन लिया गया है वो सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिया गया है। वो सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिया गया है। कैसे? कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर सेंटर को स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना। जुडिशरी को बोला गया है कि भाई आप एडवाइस करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को। तो ये इस तरीके से भी सेंटर क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग हुआ। तो बेसिकली लेजिस्लेटिव और जुडिशरी पे सेंटर का कमांड पकड़ने के लिए कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बात करी गई है, उससे प्रोविजन बोरो किया गया है। देन क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड एंटी कोर्सेज लिया गया है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वाइंट से पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। उसके बाद वेहिमर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? तो जर्मनी है भाई, तो वहां से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ले लिया गया ड्यूरिंग इमरजेंसी। और फंडामेंटल राइट लिया कहाँ से गया है? यूएसए से लिया गया है। सस्पेंशन कहाँ पे हो जाएगा? जर्मनी में हो जाएगा। कब होगा? इमरजेंसी में होगा, ठीक है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जो नाउ रसिया है, इस टाइम रसिया है, वहां से क्या क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है ना। फंडामेंटल ड्यूटी और आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो जस्टिस की बात कही गई है वो भी लिया गया है हमारे यूएसएसआर से। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। ओके, तो बेसिकली यही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये सारे पॉइंट ही मेन मुद्दा थे रेवोल्यूशन करने का, कि इक्वालिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए और लिबर्टी चाहिए, है ना। तो इसको अडॉप्ट किया गया है अपना हमारे प्रीएम्बल में। कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन से। साउथ अमेरिका से क्या लिया गया है? साउथ अमेरिका से लिया गया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जिस प्रोसीजर से अमेंड होता है वो कहाँ से लिया गया है? साउथ अमेरिका से। एंड द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन की बात कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली गई है। उसके बाद क्या है? जापान से क्या लिया है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ये कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। ओके, तो चलिए हमने देख लिया कि सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन कौन से कंट्री से क्या क्या लिया गया है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, कनेडियन है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, यूएसएसआर है, फ्रांस है, साउथ अफ्रीका है एंड जापान है। इनसे कुछ मेजर पॉइंट लिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। आज की क्लास हम खत्म करते हैं। ये जो पॉइंट है ये प्री के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट